हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं राजनीति विज्ञान से फिर एक नए विषय के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानने वाले हैं मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत के बारे में कि मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत आखिर है क्या, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसकी आलोचना में लोग क्या कहते हैं। इन समस्त बिंदुओं पर आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग चर्चा करने वाले हैं और ये वीडियो जो है वो राजनीति विज्ञान की अपेक्षा लोक प्रशासन का विषय है। तो आप वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बन रहिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो हमें टेलीग्राम और फेसबुक पर भी जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए चलते हैं बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत के बारे में। फ्रेंड्स, नौकरशाही से संबंधित हमारा एक वीडियो आ चुका है, नौकरशाही। उस वीडियो में नौकरशाही के बेस को बड़े अच्छे ढंग से समझाया गया है और उम्मीद करता हूं कि आपने उस वीडियो को देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहां से देख सकते हैं। उसको देखे रहेंगे, बेस थोड़ा क्लियर रहेगा तो ये और बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैक्स वेबर जो है वो जर्मनी का एक समाजशास्त्री था। उसने जो है नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन किया और उसने इतना तर्कपूर्ण ढंग से व्यवस्थित रूप से नौकरशाही का अध्ययन किया कि नौकरशाही जब भी हम पढ़ते हैं तो मैक्स वेबर का नाम जरूर आता है। यानी मैक्स वेबर और नौकरशाही दोनों एक दूसरे का पर्याय बन गए। मैक्स वेबर की तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक ढंग से नौकरशाही का अध्ययन करने के कारण ही वर्तमान समय में अगर नौकरशाही का प्रारंभ जो है वो वेबर से ही माना जाता है। वर्तमान समय में फ्रेंड्स आप देखेंगे यदि आप तो नौकरशाही को लोग घृणा की निगाह से देखते हैं। वर्तमान जनमानस, हम लोग जो है, आम जनता जो है वो नौकरशाही को घृणा की निगाह से देखती है। क्यों देखती है? क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है, क्योंकि इसमें लाल फीताशाही व्याप्त है, क्योंकि इसमें निरंकुशता और अहंकार की भावना व्याप्त है। कोई अधिकारी जो है जब आम कर्मचारी उसके सामने जाता है तो उसके साथ सही व्यवहार नहीं करता है। इसलिए इन सब दोषों के कारण नौकरशाही को लोग घृणा की निगाह देखते हैं। लेकिन मैक्स वेबर ने जो है अपने सिद्धांत में नौकरशाही के घृणित रूप का अध्ययन नहीं किया है, उसके घृणित रूप का अध्ययन नहीं किया है, बल्कि नौकरशाही को एक कुशल संगठन के रूप में निर्धारित किया है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही की परिभाषा देते हुए लिखा है कि नौकरशाही एक प्रकार का प्रशासकीय संगठन है जिसमें विशेष योग्यता, निष्पक्षता तथा तटस्थता आदि लक्षण पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये उनकी परिभाषा है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। जो विशेषताएं इन्होंने यहाँ बताया है, योग्यता, निष्पक्षता, तटस्थता, इसके विषय में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो मैक्स वेबर जो है वो नौकरशाही को लोकतंत्र का आदर्श प्रतिरूप मानते हैं। इन्होंने जो है नौकरशाही का जो सिद्धांत है वो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो है सामाजिक और आर्थिक संगठन के सिद्धांत, अंग्रेजी में इसको द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसी सिद्धांत में उन्होंने इसी पुस्तक में उन्होंने नौकरशाही का सिद्धांत दिया। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नौकरशाही का एक संगठन के रूप में व्यवस्थित रूप से अध्ययन जो है वो औद्योगिक क्रांति के बाद प्रारंभ हुआ। औद्योगिक क्रांति के दौरान जो है प्रबंध प्रणाली में अनेक दोष थे फ्रेंड्स। वो दोष क्या थे? भाई भतीजावाद था, पक्षपातपूर्ण व्यवहार था। यानी कि जो नियुक्ति होती थी उसमें भाई भतीजावाद का मतलब अपने सगे संबंधियों को नियुक्त किया दिया जाता था, पक्षपात किया था नियुक्ति में, कोई योग्यता का मापदंड नहीं था। और इसी के विरुद्ध जो है मैक्स वेबर ने अपने नौकरशाही का सिद्धांत दिया था। उसने नौकरशाही को प्रशासन की तर्कपूर्ण व्यवस्था माना, तर्कपूर्ण व्यवस्था। हालांकि वेबर के नौकरशाही सिद्धांत के प्रारंभ में फ्रेंड्स बहुत आलोचना हुई थी, लेकिन आगे चल के इतना लचीला हो गया कि इसे आदर्श सिद्धांत की संज्ञा दी गई। तो फ्रेंड्स, वेबर के नौकरशाही की आलोचना और विशेषताओं को हम आगे देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर वेबर का नौकरशाही सिद्धांत है क्या, जिसने एक समाजशास्त्री को उठा करके राजनीति क्षेत्र में ला दिया। आज लोक प्रशासन में हम उसको पढ़ते हैं, समाजशास्त्री जो है उसका अध्ययन हम लोग लोक प्रशासन में करते हैं, यानी कि उसका सिद्धांत में कुछ ना कुछ विशेषता होगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत वास्तव में है क्या था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैक्स वेबर जो है वो पहला समाजशास्त्री था जिसने कि नौकरशाही का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया और किसी संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नौकरशाही को अनिवार्य माना। यद्यपि उसने अपनी पुस्तक में कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से नौकरशाही का अलग सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया,
उसकी जो नौकरशाही का सिद्धांत है, नौकरशाही पर उसके जो विचार हैं, वो हमें उसके शक्ति, प्रभुत्व आदि पर उसके जो विचार है, उसी में हमको नौकरशाही का विचार उसको दिखाई देता है। तो नौकरशाही का वो जो प्रारंभ, सिद्धांत का जो प्रारंभ करता है, वो शक्ति और प्राधिकार की परिभाषा के साथ ही करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैक्स वेबर ने शक्ति किसको माना, प्राधिकार किसको माना। मैक्स वेबर की यही शुरुआत होती है नौकरशाही। अब यहीं से आप ध्यान से देखते रहिए और इसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैक्स वेबर की नौकरशाही वास्तव में है क्या। तो मैक्स वेबर, मैंने कहा कि अपनी सिद्धांत का जो नौकरशाही सिद्धांत की शुरुआत की, वो शक्ति और प्राधिकार की परिभाषा के साथ किया। उसने क्या कहा, उसने कहा कि शक्ति जो है, सबसे पहले उसने शक्ति की परिभाषा दी। उसने कहा कि शक्ति जो है वो नकारात्मक अवधारणा है। आप देखिए, नकारात्मक लिखा है, सकारात्मक, नकारात्मक विचार, सकारात्मक विचार, ये सकारात्मक है, ये नकारात्मक है, ये क्या है? आप इसको समझते होंगे यदि आप, तो कोई भी अवधारणा, किसी चीज को देखने का हमारा दो नजरिया होता है, या तो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। कुछ लोग बहुत निगेटिव होते हैं, कुछ लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं। वो संघर्ष की स्थिति में, संकट काल में भी अपने धैर्य बनाए रखते हैं, पॉजिटिव दृष्टि से उसको देखते हैं। और कुछ लोग पॉजिटिव चीजों में भी निगेटिव देखते हैं। अब ये गिलास है, मान लीजिए, जैसे ये गिलास है। अब ये गिलास मान लो फ्रेंड्स है, अब ये जल से भरा हुआ है आधा। तो अगर मैं इससे पूछूं अपने क्लास में 10-50 बच्चे बैठे हैं, मैं पूछूं कि ये गिलास आधा भरा है कि आधा खाली है, तो जाहिर सी बात है कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई आधा भरा हुआ है, और कुछ लोग कहेंगे कि आधा खाली है। तो आप बताइए कि गिलास आधा भरा है कि खाली है? मन में कुछ ना कुछ आप भी सोच लिए होंगे। तो यदि आपने, किसी ने कहा कि गिलास आधा खाली है, तो क्या वो गलत है? और किसी ने कहा कि गिलास आधा भरा है, तो क्या वो सही है? क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा कि दोनों सही है। हम ये कह सकते हैं गिलास आधा खाली है, ये भी सही कह रहा है वो, कि आधा भरा हुआ आधा खाली है, वो आधा खाली कर रहा है वो। और कोई कह रहा है गिलास आधा भरा है, वो भी सही है। लेकिन देखने का नजरिया केवल अलग है। जो भरा हुआ देख रहा है, उसकी थिंकिंग क्या है? पॉजिटिव है, वो सकारात्मक दृष्टि से उसको देख रहा है। और जो खाली के पन को देख रहा है, उसकी कमी को देख रहा है, उसका नजरिया निगेटिव है, वो नकारात्मक देख रहा है। यानी कमियों को जब हम बताते हैं तो निगेटिव होता है, पॉजिटिव। और किसी चीज में हम जब पॉजिटिव चीज देखते हैं, सकारात्मक चीज देखते हैं, तो हमारा नजरिया सकारात्मक होता है। तो वही चीज है पॉजिटिव और निगेटिव। तो शक्ति क्या है? शक्ति, उसने कहा कि शक्ति जो है वो नकारात्मक है। और ये किस पर आधारित होती है? बल पर आधारित होती है। यानी कि उसने कहा कि शक्ति, हम किसी व्यक्ति को शक्तिशाली कब मानेंगे? हम किसी व्यक्ति को शक्तिशाली तब मानेंगे जब समाज की इच्छा के विपरीत उसके आदेशों का पालन लोग करते हो। यानी कोई स्वेच्छा से उसके आदेशों का पालन नहीं करता हो, बल्कि डर, यानी उसने आदेश दे दिया तो लोग न चाहते हुए भी उसके आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि डर होता है उनके अंदर कि वो शक्तिशाली है, अगर नहीं मानेंगे तो वो हमको, हमारा नुकसान कर सकता है। तो ये जो होता है डर पे आधारित होता है, बल पे आधारित होता है, शक्ति पे आधारित होता है। तो उसने कहा शक्ति क्या है? नकारात्मक अवधारणा है, ये बल पे आधारित होती है। आपने पिक्चर शोले देखा होगा, गब्बर सिंह का आदेश आया कि अनाज देना है, तो गांव वाले उसके आदेशों का पालन करते थे। तो गब्बर सिंह के पास क्या थी भाई? सरकार तो था नहीं, वो उसके पास ताकत थी। गांव वालों को लगता था कि अगर नहीं आदेश मानेंगे तो आके भून देगा, हमको खत्म हो जाएंगे। तो ये डर से आदेश का पालन करते थे। तो गब्बर सिंह क्या हुआ? गब्बर सिंह शक्तिशाली हुआ, उसके पास शक्ति है। तो यानी शक्ति, जब कोई व्यक्ति जो है अपनी शक्ति के दम पर समूह की इच्छा न होते हुए भी उसके अपने आदेश पालन करवा ले, इसका मतलब वो व्यक्ति शक्तिशाली है। तो शक्ति की अवधारणा नकारात्मक है, ये बल पर आधारित होती है। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन इस प्राधिकार जो है इसके विपरीत है, ये सकारात्मक अवधारणा है। ये नकारात्मक, ये सकारात्मक है। ये बल पर आधारित, डर पर आधारित नहीं होता। यहां आदेश का पालन जो है डर से हो रहा है, बल के कारण हो रहा है। लेकिन यहां आदेश का पालन डर से नहीं होगा, बल्कि दायित्व बोध की भावना पर आधारित होगा। दायित्व बोध का मतलब यह हमारा कर्तव्य है, हमें कानून का पालन करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। तो वहां डर की बात नहीं होती, वहां स्वेच्छा से लोग करते हैं कि हमारा कर्तव्य मान करके कि हमारा ये कर्तव्य है, हमको इसका पालन करना चाहिए। वेबर ने लिखा है कि प्राधिकार वह स्थिति है जहां पर कोई नेता अपने आदेश का पालन आदेश की विधिकता के आधार पर करवाता है, यानी उसके आदेश को वैधानिकता प्राप्त होती है।
वैधता प्राप्त होती है, कानूनी रूप से वो व्यक्ति आदेश देने की स्थिति में होता है और लोग उसका पालन जो है स्वेच्छा से करते हैं, किसी डर से नहीं, दायित्व बोध की भावना से करते हैं, किसी डर से नहीं। इसीलिए प्राधिकार जो है वो सकारात्मक स्थिति में है। यहां लोगों की इच्छा मान रखती है, लोग स्वेच्छा से पालन कर रहे हैं, लोगों को स्वीकृति है उस आदेश को, लोगों की मतलब अनुमति है, लोग स्वीकार कर रहे हैं कि भाई मैंने, ये मेरा नेता है, मैं इसके आदेश का पालन करूंगा। यहां स्वेच्छा होती है, यहां डर नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, प्राधिकार में भी शक्ति होती है, बिना शक्ति के आदेश का पालन होगा ही नहीं। प्राधिकार में भी शक्ति होती है, लेकिन इस शक्ति को जो है जनता की सहमति मिलती है, जनता की सहमति, यानी लोग इसको सहमत से स्वीकार करते हैं, सहर्ष स्वीकार करते हैं, सहमति होती है। ठीक है, तो जब शक्ति के साथ जनता की सहमति जुड़ जाती है तो यानी इसका मतलब शक्ति को क्या मिल गया है, वैधता मिल जाती है। क्या मिल जाती है, वैधता। शक्ति के साथ जब जनता की सहमति हो जाती है कि हाँ भाई ठीक है, आपके आदेश का हम पालन करेंगे क्योंकि हमारा कर्तव्य है, तो इसका मतलब जनता स्वीकार कर रही है इस बात को। तो शक्ति के साथ जब जनता की सहमति मिल जाती है तो यानी कि शक्ति को क्या मिल गया, वैधता। और जब शक्ति को वैधता मिल जाता है तो उसका नाम बदल करके प्राधिकार हो जाता है। प्राधिकार कहो, प्रभुत्व कहो, प्रभुता कहो, ये चीज एक ही है। ठीक, शक्ति के साथ जनता की सहमति मिली तो क्या मिला, उसको वैधता। और जब किसी शक्ति को वैधता प्राप्त हो जाती है तो इसका मतलब उसको प्राधिकार मिल गया। यहां पर शक्ति के साथ जो है वैधता नहीं थी। गब्बर सिंह के आदेश का पालन लोग जो है, जनता जो है अपनी सहमति से नहीं करती थी, स्वेच्छा से नहीं करती थी, बल्कि डर से करती थी। तो यहां इसको स्वीकृति नहीं मिली थी, जनता की सहमति नहीं मिली थी, तो वहां पालन हो रहा था आदेश का लेकिन वो आदेश जो है वो बल पर आधारित था, डर पे आधारित था। लेकिन प्राधिकार वह स्थिति होती है जब जनता जो है वो डर पर आधारित नहीं, डर के कारण आदेश का पालन नहीं करती है, बल्कि दायित्व बोध के कारण ये हमारा कर्तव्य है, हमें आदेशों का पालन करना चाहिए। जैसे जनता की, जिसे आप सरकार चुनते हो, अब आपने सरकार चुन दिया तो सरकार जो जीत गई, इसका मतलब कि वो जनता की सरकार हुई, जनता की चुनी हुई सरकार हुई। जो भी आदेश आता है आप चाहे उस आदेश को एक्सेप्ट करते हो या ना करते हो, लेकिन आप पालन करते हो, इसलिए ये जनता की चुनी हुई सरकार है, ये हमारी चुनी हुई सरकार है, हमें उसके आदेशों का पालन करना है। तो यहाँ डर नहीं होता, यहाँ क्या होता है, दायित्व बोध की भावना होती है। ये हमारा कर्तव्य है कि हमने बनाया है ना संविधान को, हमने नियम कानून बना दिए हैं, उसी के नियम कानून के आधार से हमने सरकार को चुना है। अब सरकार जो आदेश दे रही है हम उसका पालन कर रहे हैं। तो हमने सरकार को, जो शक्ति का प्रयोग कर रही सरकार, उसको मैंने क्या दिया, उसको जनता ने सहमति दी। जनता ने सहमति दी यानी वैधता मिली, यानी सरकार को वैधता मिल गई। वो कानूनी जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है और उसी वैधता को करीब प्राधिकार, यानी जब सरकार अपने शक्तियों का प्रयोग करती है तो वो प्राधिकार का प्रयोग कर रही है, वो प्रभुत्व का प्रयोग कर रही है। तो आप दोनों का अंतर आपने अच्छे से समझ लिया होगा। फ्रेंड्स, प्राधिकार की जो है वो अनेक दशाएं होती हैं। ये देखिए यहाँ लिखा गया, इसको मिटा दे रहे हैं। प्राधिकार की जो है अनेक दशाएं होती हैं। प्राधिकार क्या दशाएं हैं कि आदेश देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। भाई आदेश का हम पालन किसके करेंगे, कोई सरकार होगी, कोई नेता होगा जिसके हम आदेश का पालन करेंगे, तो आदेश का देने वाला होना चाहिए और आदेश प्राप्त करने वाला भी होना चाहिए, यानी जिसको जो आदेश दे रहा है उसको उपस्थित होनी चाहिए, तभी तो प्राधिकार होगा। यानी शक्ति प्राधिकार कब आएगा, इसके लिए कई दशाएं हैं कि आदेश देने वाला व्यक्ति होना चाहिए और जो आदेश पालन कर रहा है उसका होना चाहिए, यानी जनता हो, उसके किसी नेता है तो उसके अनुयायी हो, और आदेश की वैधता होनी चाहिए, यानी कि उसको जन सहमति भी प्राप्त होनी चाहिए और आदेश का प्रभाव भी पड़ना चाहिए। प्रभाव का मतलब यह है कि किसी, अब आपने सरकार चुन दिया और सरकार ने आदेश दे दिया कि भाई ये काम होना है। अब वो काम यदि नहीं हो रहा है, कोई उसका पालन ही नहीं कर रहा है, तो काहे का प्राधिकार इनके पास भाई। हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, अब उन्होंने कोई आदेश दे दिया, अब उस आदेश का पालन जनता कर ही नहीं रही है, लोग उसके पालन कर ही नहीं रहे हैं, तो इनके पास प्राधिकार रह गया, नहीं रह गया। तो प्राधिकार के लिए क्या जरूरी है कि आदेश देने वाला व्यक्ति होना चाहिए, उस आदेश का पालन करने वाले भी होने चाहिए, आदेश को जन सहमति भी होनी चाहिए और आदेश का प्रभाव भी होना चाहिए। ये सब मिलाकर के प्राधिकार बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शक्ति में भी यही सब चीजें हैं। आदेश देने वाला होना चाहिए, यानी गब्बर सिंह आदेश दे रहा है,
आदेश प्राप्त करने वाला होना चाहिए, गांव वाले प्राप्त कर रहे हैं। आदेश का प्रभाव भी हो रहा है, उसके आदेश का पालन भी लोग कर रहे हैं। लेकिन यहां ये नहीं होती, शक्ति में आदेश की वैधता नहीं होती। इसलिए शक्ति जो है वैधता ना होने के कारण ये शक्ति कहलाती है, और इसमें वैधता आ जाता है, बाकी प्राधिकार हो जाती है, बाकी सब चीजें उसमें होती हैं, वही होती हैं जो इसमें है। तो आप दोनों का अंतर भी समझ गए और अधिकार की प्राधिकार की दशाएं भी समझ गए। अब आदेश की इन्हीं दशाओं के आधार पर मैक्स वेबर ने प्राधिकार या प्रभुत्व को 3 भागों में डिवाइड किया है। अब ध्यान समझिएगा, मतलब कि आदेश की जितनी दशाएं हैं इन्हीं आधार पर मैक्स वेबर ने जो है इस अधिकार प्राधिकार या प्रभुत्व को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। पहला है परंपरागत प्राधिकार, दूसरा है करिश्माई गौरवपूर्ण या श्रद्धा पर आधारित प्राधिकार, चाहे करिश्माई प्राधिकार कहो, चाहे गौरवपूर्ण प्राधिकार कहो, और चाहे श्रद्धा पर आधारित प्राधिकार कहो। और तीसरा है विधिक तार्किक या विवेकपूर्ण प्राधिकार, चाहे इसको विधिक प्राधिकार कहो, चाहे तार्किक प्राधिकार कहो, और चाहे विवेकपूर्ण प्राधिकार कहो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए पहला है परंपरागत प्राधिकार। फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्राधिकार में आदेशों का जो पालन होता है वो परंपराओं के आधार पर होता है, और लोगों को उन परंपराओं में विश्वास होता है। जो प्राचीन काल से में जो राजाओं की सत्ता होती थी, जो वंश उनके चलते थे लंबे लंबे, 200 साल से वंश चल रहा है, मुगल वंश का शासक। बाबर आया, फिर बाबर के बाद हुमायूं बैठा, फिर अकबर आया, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो ये जो चल रही है और जनता उनके आदेशों का पालन जो कर रही है वो परंपराओं के आधार पर। वो कहती है कि ये हमारे राजा है, ये राजा का लड़का है, हमको इसका आदेश पालन करना चाहिए, हमारे पूर्वज इनके आदेशों का पालन कर रहे थे, हम भी करेंगे। उनको अपना सम्राट मानती है। आज ब्रिटेन में जो महाराज हैं, महारानी हैं, उनकी सत्ता तो कुछ है नहीं सकती, लेकिन आज भी ब्रिटेन के लोग की जो है एक मतलब भावना जो है सम्राट से, राजा महारानी से जुड़ी हुई है। इसीलिए वहां पर राजशाही आज भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि लोगों को उन पर विश्वास है। उनके आदेशों का लोग भी पालन करते हैं, क्योंकि मानते हैं कि हमारे महाराज हैं। तो उनके आदेशों का पालन किस पे हो रहा है? परंपराओं के आधार पर। जितने भी राजवंश हैं उनके आदेशों का पालन कैसे होता था? परंपराओं के आधार पर। तो ये जो आदेशों का पालन होता है, जो राजा महाराजा के आदेशों का, जो वंशों का वंश दर वंश जो शासन चलती थी, जो सत्ता चलती थी और जनता उनके आदेशों का पालन करती थी, वो किस अधिकार के तहत करती थी? परंपरागत प्राधिकार के तहत। उनके आदेशों का पालन किस आधार पर होता था? परंपरागत आधार पर। तो यहां पर फ्रेंड्स आप ये देखिए कि यहां पर जो प्रशासन होता था, वो इस प्रशासन में इनके जो रिश्तेदार है होते थे, इनके जो करीबी होते थे, इन्हीं को रखाया था। राजा जो है मरने के बाद उसका राजा ही बने, उसका बेटा राजा बनेगा, या उसके वंश के बनेंगे, उसके रिश्तेदार बनेंगे। महत्वपूर्ण पदों पर राजशाही के व्यक्ति ही बैठेंगे, कोई चुनाव तो होता नहीं था। तो यहां पर उनके जो प्रशासन में जो लोग होते थे, महत्वपूर्ण पद पे होते थे, वो इनके नातेदार कबीले होते थे, या जिसको ये चाहे उसको वो होते थे। दूसरी चीज, इसको हम तर्कपूर्ण भर्ती नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ना तो इसमें योग्यता देखी जाती थी विशेष रूप से। राजा का नालायक लड़का है फिर भी राजा बन जाएगा मरने के बाद। ना तो इसमें भर्ती होती थी ईमानदारी निष्पक्ष तरीके से, जैसे आज होती है, लिखित परीक्षा होती थी, सबको चांस मिलता है, जो योग्य होगा वो आगे आएगा। तो पहले ऐसे नहीं होती थी। ना कोई प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था थी। तो इस तरह से ये तर्कपूर्ण व्यवस्था नहीं थी। प्रशासन में जो है वो नात रिश्तेदारों का बोलबाला होता था। तो ये इसके दोस्त थे। इसके बाद दूसरा प्राधिकार जो प्रभुत्व आया वो करिश्माई गौरवपूर्ण श्रद्धा पर आधारित प्राधिकार है। फ्रेंड्स, इस प्रकार का जो प्राधिकार होता है, इस प्रकार की जो सत्ता होती है, इसमें आदेश का जो पालन होता है वो व्यक्ति के करिश्माई व्यक्तित्व के आधार पर होता है। समाज में, दुनिया में बहुत से ऐसे व्यक्तित्व जन्म लिए हैं जिनके अपना करिश्माई व्यक्तित्व कह सकते हो आप उनके, कि उनके पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनके आदेशों का पालन करने के लिए लोग मरने के लिए तैयार रहते हैं। आप एग्जाम्पल के रूप में गांधी जी को ले लीजिए। भारत में गांधी जी कहते चल पड़े जिधर दो डगमग में चल पड़े कोटि पग उसी ओर, अब पड़ गए जिधर भी एक दृष्टि पड़ गए कोटि दीर्घ उसी ओर। यानी ये कदम जो अगर चला जिधर निकाल दिए उधर लाखों लोग चल जाते थे। उन्होंने 1930 ईस्वी में दांडी में नमक बनाकर कानून तोड़ा, पूरे देश में कानून का उल्लंघन हुआ, कितने लोग लाठियां खाते रहे। तो ये आदेश माने एक व्यक्ति
तो गांधी जी के जो आदेश होते थे इनका पालन किस आधार पर होता था? इनके करिश्माई व्यक्तित्व के आधार पर होता था। यहाँ पर प्रशासन नहीं होता है। इस प्रकार के जो प्राधिकार होते हैं इसमें प्रशासन तंत्र नहीं पाया जाता, बल्कि जो आदेश पालन होता है वो आदेश का पालन जो है इनके जो अनुयायी होते हैं, इनके जो समर्थक होते हैं वो करते हैं। गांधी जी के पास कोई प्रशासन नहीं था, ये संगठन नहीं बैठे, सरकार में नहीं थे ये, बल्कि आम व्यक्ति थे। इनके आदेशों का पालन कौन करता था? अंग्रेजों के पास तो प्रशासन था, वो आदेश दिए तो उनके आदेश का पालन उसके नीचे कर्मचारी करते चले आएंगे, लेकिन इनके पास क्या था? तो जो गरिश्माई या गौरवपूर्ण प्राधिकार होते हैं उसमें प्रशासन तंत्र का अभाव पाया जाता है, प्रशासन तंत्र नहीं होते हैं। लेकिन आदेश का जो पालन होता है उस करिश्माई व्यक्ति के, उसका पालन कौन करता है? जो उसके अनुयायी होते हैं, जो उसके समर्थक होते हैं वो करते हैं। तो जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में गांधी जी का, नेल्सन मंडेला का नाम ले सकते हो। तो जो ये बड़े बड़े व्यक्तित्व, करिश्माई व्यक्तित्व के लोग हैं, इनका जो आदेश का पालन होता है वो किस प्राधिकार में आता है? वो करिश्माई या गौरवपूर्ण या श्रद्धा पर आधारित प्राधिकार। नाम से ये स्पष्ट है, आप इसको नाम को देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूं। अगला है फ्रेंड्स विधिक, तार्किक या विवेकपूर्ण प्राधिकार। इस प्रकार के प्राधिकार में आदेश का जो पालन होता है फ्रेंड्स वो विधि के रूप में कराया जाता है। इसे विधिक, तार्किक या विवेकपूर्ण प्राधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर जो है समस्या का जो समाधान होता है वो कानून के अंतर्गत तर्कपूर्ण ढंग से किया जाता है। नौकरशाही को वेबर ने विधिक व तार्किक प्राधिकार के अंतर्गत रखा। इसी के अंतर्गत जो है उसने नौकरशाही की व्याख्या की। नौकरशाही को उसने कहाँ रखा? ध्यान दीजिएगा, ना तो परंपरागत प्राधिकार में नौकरशाही को रखता है, ना तो करिश्माई गौरवपूर्ण में रखता है, बल्कि नौकरशाही को उसने कहाँ रखा है? किस प्राधिकार के अंतर्गत रखा है? विधिक प्राधिकार के अंतर्गत, चाहे कहो तार्किक प्राधिकार के अंतर्गत, चाहे कहो विवेकपूर्ण प्राधिकार के अंतर्गत। यहाँ इसलिए रखता है क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्था बनाई जाती है वो कानून पर आधारित होती है और कानून के अनुसार ही उसका क्रियान्वयन किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था में योग्यता के आधार पर प्रशासन तंत्र का निर्माण होता है, भर्ती होती है, प्रशिक्षण होता है, पदोन्नति होती है, उनको वेतन भत्ते दिए जाते हैं। यहाँ आदेश की एकता का सिद्धांत होता है, उच्चतर और निम्नतर का संबंध पाया जाता है, निर्वैयक्तिकता पाई जाती है। तमाम तरह की जो विशेषताएं नौकरशाही को आपको पिछले वीडियो में बताया गया था वो सारी की सारी व्यवस्था जो है इस प्रकार की विधिक या तार्किक प्राधिकार के अंतर्गत पाया जाता है। इसीलिए नौकरशाही को मैक्स वेबर ने तार्किक प्राधिकार के अंतर्गत रखा। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत क्या है। नौकरशाही के सिद्धांत का उसने व्याख्या करने से पहले शक्ति और प्राधिकार की व्याख्या की। शक्ति को उसने बताया कि शक्ति क्या है, ये बल पर आधारित होती है, जबकि इस प्राधिकार जो है वो सकारात्मक होता है, दायित्व बोध पर आधारित होता है। उसने कहा कि जब शक्ति के साथ जनसहमति मिल जाती है तो उसको वैधता प्राप्त होती है, और जब किसी शक्ति को वैधता मिल जाती है तो प्राधिकार हो जाता है। प्राधिकार को उसने कहा कि कई दशाएं होती है, इसमें आदेश देने वाला होता है, आदेश पालन करने वाला होता है, इसको वैधता मिली होती है आदेश को, और आदेश का प्रभाव होता है। और आदेश की प्रभावता के आधार पर जो है उसने प्राधिकार को 3 भागों में बांटा: परंपरागत प्राधिकार, करिश्माई प्राधिकार या गौरवपूर्ण प्राधिकार, विधिक, तार्किक या विवेकपूर्ण प्राधिकार। और नौकरशाही को उसने जो है वो विधिक, तार्किक या विवेकपूर्ण प्राधिकार के अंतर्गत रखा, क्योंकि यहाँ पर विधि के अंतर्गत तार्किक ढंग से कार्य किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत जो उसने दिया उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स ये है मैक्स वेबर के नौकरशाही की विशेषताएं। आपको पिछली वीडियो में नौकरशाही की जो विशेषताएं बताई गई थी वो सारी विशेषताएं वेबर की नौकरशाही की विशेषताएं हैं। चाहे वेबर की नौकरशाही की विशेषताएं यदि आप जान रहे हैं तो ये सारी विशेषताएं नौकरशाही की विशेषताएं हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वही चीजें हैं, बहुत शार्ट में बताते हुए चल रहा हूं क्योंकि पिछली वीडियो में आपने देखा है। पहला है पद सोपान पद्धति, यानी कि नौकरशाही में जो है, नौकरशाही का मतलब मैंने क्या कहा था आपको याद करने के लिए कि नौकरशाही का मतलब अधिकारी कर्मचारियों का जो पद होता है उसी को नौकरशाही कहते हैं। अधिकारी कर्मचारी आते हैं नौकरशाही के अंतर्गत। अब सरकारी कर्मचारियों की कैसे नियुक्ति होती है, क्या व्यवस्थाएं होती है, यदि आप उसको समझ रहे हो तो आप इसको आसानी समझ लोगे। देखिए पद सोपान की व्यवस्था, पहला है विशेषता क्या है नौकरशाही की मैक्स वेबर के, कि पद सोपान पद्धति, यानी वेबर ने कहा कि नौकरशाही जो होगी वो कैसे होगी? पद सोपान पद्धति, यानी पदों की यहाँ सीढ़ी होगी, ऊपर से नीचे तक पदों का डिवाइडेशन होगा कि ये उच्च अधिकारी हैं, उनसे नीचे ये अधिकारी हैं, उनसे नीचे ये अधिकारी हैं, उनसे नीचे ये है, उनसे नीचे ये है, सबसे नीचे ये है। तो ये पदों का एक सीढ़ी होगा। हर निचला कर्मचारी अपने से ऊपर वाले के कर्मचारी से आदेश लेगा।
तो नौकरशाही में क्या होता है, पद सोपान पद्धति पर आधारित होती है ये। दूसरी विशेषता उसने कहा कि आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन होता है, यानी हर ऊपर नीचे वाला कर्मचारी जो है, मैंने कहा कि अपने से ऊपर वाले अधिकारी से आदेश का पालन करेगा, आदेश लेगा और पालन करेगा। ऊपर जो आदेश दे रहा है वो अपने से ऊपर वाले से लेगा। तो इस तरह से हर व्यक्ति किससे आदेश लेना है वो निश्चित व्यक्ति है, वो जान रहा है। तो यहाँ पर आदेश की एकता, यानी एक व्यक्ति से ही व्यक्ति आदेश लेगा और उसी सिद्धांत का यहाँ पालन किया जाता है। आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन होता है नौकरशाही में। तीसरा है कि योग्यता के आधार पर नियुक्ति। नौकरशाहों की जो नियुक्ति होती है वो किसके आधार पर होती है, योग्यता के आधार पर इनका चयन होता है। वैकेंसी निकलती है, जो भी उसकी योग्यता निर्धारित कर दी जाती है कि इस वैकेंसी के लिए ये योग्यता है, जो भी व्यक्ति उसके योग्य हैं वो अप्लाई करें, उनका परीक्षा होगा, इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू होगा, इस आधार पे उनका जो है चयन होता है। तो जो चयन होता है किसके आधार पे होता है, योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, ये नौकरशाही की विशेषता है। इसके बाद नियुक्ति होने के बाद उनका प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग दी जाती है जिस पद के लिए कार्य कर रहे हैं। तो नौकरशाही में क्या पाया जाता है, प्रशिक्षण पाया जाता है। ये भी नौकरशाही की एक विशेषता है। निश्चित वेतन व भत्ते, हर पद के लिए वेतन और भत्ते निश्चित हैं कि आप किस पे बैंड पर जा रहे हैं, कितना आपको वेतन मिलेगा, भत्ता कितना मिलेगा, कितना इंक्रीमेंट साल भर में होगा आपको किस हिसाब से, वो सारा का सारा जो है वो पहले से ही निर्धारित रहता है। तो निश्चित वेतन व भत्ते, ये भी मैक्स वेबर की नौकरशाही की एक विशेषता है। वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, नौकरशाही में प्रमोशन भी होते हैं। वरिष्ठ व्यक्ति एक निश्चित कहीं आयु के आधार पर होता है कि भाई इतने साल सर्विस आपने कर लिया तो आप सीनियर हो गए, तो आपको इस लेवल पर प्रमोट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर प्रमोशन जो होता है वो किसके आधार पर होता है, वरिष्ठता के आधार पर होता है। कार्यों का उचित विभाजन, नौकरशाही में सबके बीच कार्यों का बंटवारा हो जाता है। पदों के हिसाब से उनके कार्य निर्धारित होते हैं। जो व्यक्ति जिस पद पर जाता है उसको क्या कार्य करना है ये पहले से डिसाइड कर दिया जाता है और उसको बता दिया जाता है कि आपको ये कार्य करना है, व्यक्ति वही कार्य करता है। तो यहाँ पर जो है नौकरशाही में कार्यों का उचित विभाजन होता है। इसके अलावा अगली विशेषता है कि अनुशासन की भावना व एकीकृत नियंत्रण। नौकरशाही में अनुशासन बहुत महत्व रखता है। सीनियर के आदेश दिया तो आपको पालन करना पड़ेगा, उसके आदेशों का आप अवहेलना नहीं कर सकते हैं। तो अनुशासन होता है और एकीकृत नियंत्रण होता है। एकीकृत नियंत्रण का मतलब हो गया कि नीचे मान लीजिए बहुत कर्मचारी हैं, उसके ऊपर आदेश देने वाला एक व्यक्ति है, ऐसे बहुत से होंगे, उसके ऊपर कोई एक होगा, तो लास्ट में कोई एक होगा ऊपर जो आदेश दे रहा है और उसी आदेश का पालन सब कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि इसमें अनुशासन की भावना पाई जाती है। आपको एक सिंपल समझने से एग्जाम्पल बताऊं, जैसे मान लो आपके विद्यालय में 4-5 चपरासी हैं, 10-12 शिक्षक हैं। अब हम शिक्षक जो हैं वो किसको आदेश देते हैं, चपरासियों को। लेकिन हम किससे आदेश लेते हैं, आदेश देने वाला हमारे स्कूल में कौन, एक है, प्रिंसिपल। तो ये क्या कहेंगे, विद्यालय में एकीकृत नियंत्रण, यानी एक व्यक्ति से आदेश आता है। तो उसी तरह से पूरा प्रशासन को जब मिला डालेंगे नीचे से लेकर ऊपर तक, तो वहां पर ऊपर में एकीकृत नियंत्रण मतलब कोई एक व्यक्ति सबसे ऊपर से आदेश, कहीं ना कहीं से तो आदेश आता होगा ना, मुख्यमंत्री देते होंगे, सचिव देते होंगे, कहीं एक से आता होगा। उसी आदेश को सीढ़ी दर सीढ़ी ट्रांसफर होता नीचे तक आ जाता है और सब लोग उसका पालन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अनुशासन होता है और एकीकृत नियंत्रण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा राजनीतिक तटस्थता। नौकरशाह मैंने बताया था कि वो राजनीतिक रूप से तटस्थ होते हैं। ये राजनीति में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाते हैं, ये सिर्फ वोट देने का अधिकार इनको होता है। इसके अलावा कोई भी सक्रिय भूमिका इनको निभाने का अधिकार नहीं होता है। ये किसी दल का प्रचार नहीं कर सकते हैं, किसी के पक्ष में वोट देने की अपील नहीं कर सकते हैं। ये राजनीतिक रूप से तटस्थ आते हैं। हाँ, अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप नौकरी छोड़िए, जाइए चुनाव लड़िए, लेकिन नौकरशाह के रूप में रहते हुए आपको राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना पड़ता है। तो ये नौकरशाही की विशेषता है। अगला है अवैयक्तिक संबंध। नौकरशाही में अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। अवैयक्तिक संबंध का मतलब जो भी निर्णय लिया जाता है उस निर्णय लेने में वैयक्तिक संबंध का कोई महत्व नहीं होता, यानी कि मानवीय संबंधों के आधार पर निर्णय नहीं लिए जाते हैं। आप चले गए थाने मुकदमा लिखाने और किसी का मर्डर करके आए हैं और थानेदार आपका जीजा लगता है, तो साला समझ करके आपको माफ थोड़ी कर देगा। वो ये देखेगा, वहां संबंध नहीं देगा, वो देखेगा कि आपने मर्डर किया है तो किस कानून के तहत आप आओगे, धारा वो धारा आपको लगाएगा, चाहे वो आप साले हो और चाहे आम व्यक्ति हो।
वहां पर नौकरशाही की जो इसने विशेषता बताई, उसने कहा कि नौकरशाह जो है वो मानवीय संबंधों के आधार पर निर्णय नहीं लेगा, बल्कि कानूनी आधार पर निर्णय लेगा। इसी को कहते हैं अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं, यानी किसी व्यक्ति के संबंध के आधार पर हम निर्णय नहीं होगा वहां पर। और लिखित दस्तावेज का फ्रेंड्स मतलब ये हुआ कि जो भी कार्यालयों में काम होता है वो लिखित रूप से होता है, फाइल कागजी रूप से होता है, और उसको फाइलों में रख करके सुरक्षित रखा जाता है। भविष्य में कभी आप जाते हैं ना कहीं पर प्रशासन में, हमको 5 साल पहले का कागज चाहिए तो निकाल के देते हैं। कैसे देते हैं? क्योंकि वो रखा गया सुरक्षित रूप से, लिखित रूप में, तभी देते हैं। तो ये नौकरशाही की फ्रेंड्स जो मैक्स वेबर के नौकरशाही की विशेषताएं हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मैक्स वेबर ने अपने शोध पत्र में 2 चीजें और कहा। उसने कहा कि ये हमारी जो नौकरशाही का सिद्धांत है, ये नौकरशाही का आदर्श रूप है। उसने कहा कि ये आदर्श रूप है। आदर्श रूप का मतलब है कि जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही, आपको हर जगह ऐसी नौकरशाही की ये विशेषताएं आपको दिखाई ही दें, लेकिन उसने कहा कि यदि ऐसा हो जाता है, जितने सिद्धांत बताए गए हैं, अगर इनका अक्षरशः पालन होता है तो संगठन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूर्णतः प्राप्त हो जाएगा। यानी जिस संगठन का निर्माण जिसके लिए किया गया है, यदि वहां पर इन नौकरशाहों की जो विशेषताएं बताया उसने उसका पालन अक्षरशः हो रहा है, तो वो संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्ति करने में सफल रहेगा। लेकिन यदि इसका पालन नहीं होगा तो जिस हद तक इसका विक्षेपण होगा, उसने कहा जिस हद तक इसका विक्षेपण होगा, नौकरशाही भी उसी हद तक कम हो जाएगी। यानी कि विक्षेपण का मतलब है कि इसके सिद्धांतों का पालन जहां जहां नहीं होगा वहां वहां नौकरशाही की विद्यमानता भी कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थे मैक्स वेबर की नौकरशाही की विशेषताएं। फ्रेंड्स मैक्स वेबर के नौकरशाही की अनेक आधारों पर आलोचना भी की गई है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि मैक्स वेबर के नौकरशाही की आलोचना को। तो फ्रेंड्स मैक्स वेबर ने अपने नौकरशाही के अंतर्गत जो है वो नौकरशाही के आदर्श रूप और उसके सकारात्मक पहलुओं पर ही प्रकाश डाला है। जबकि ऐसा नहीं है कि नौकरशाही सब में सब अच्छाई ही अच्छाई है, उसमें बहुत सी बुराइयां भी हैं। इसीलिए लोग उसको बहुत अलग निगाह से देखते हैं नौकरशाही को, और उसी आधार पर जो है विभिन्न विद्वान जो है उसकी आलोचना भी करते हैं। रॉबर्ट के मर्टन, कार्ल जे फ्रेडरिक, रिक्स कूजियर जो है ये प्रमुख विद्वान हैं जो कि मैक्स वेबर की नौकरशाही के बहुत बड़े आलोचक हैं। नौकरशाही की आलोचना में जो है वो वेबर के कहा जाता है कि वेबर की नौकरशाही जो है वो उसको बहुत आदर्श माना है, जो कि सही नहीं है। वेबर ने जिस हिसाब से नौकरशाही को बताया है, जिसकी जो विशेषताएं बताई हैं, वास्तव में वैसा हमको दिखाई नहीं देता है। जितने कहा कि भाई नियमों से बंधे होते हैं, बहुत पक्के होते हैं, इसमें निर्वैयक्तिकता पाई जाती है, व्यक्तिगत आधार पर संबंध मतलब कि निर्णय नहीं लिए जाते हैं, तो ये सब कुछ आपको व्यवहार में दिखाई नहीं देती है। इतनी ज़्यादा इसमें दोष है कि जनता जो है इसको बहुत ही बताया ना घृणा की निगाह देखती है। नौकरशाहों को जो है जानते हैं कि वो चोर हैं, उनकी निगाह में काम चोर हैं, घूसखोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं। इस तरह से एक नौकरशाही का प्रतिमान जो है लोगों के सामने उभर के आता है, जो कि वेबर की नौकरशाही से एकदम अलग है। तो इसीलिए इसकी आलोचना में कहा जाता है कि वेबर ने नौकरशाही को जो आदर्श रूप वर्णन किया है वास्तव में वो सही नहीं है। जनमानस की निगाह में नौकरशाही जो है कि छवि जो है बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी इसकी आलोचना में कहा जाता है कि इसमें निरंकुशता और अहंग की भावना है, कि नौकरशाह जो होते हैं वो निरंकुश और अहंकारी होते हैं। जब कोई व्यक्ति अधिकारी बन जाता है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी, तो उसके अंदर एक विशेष अपने आप को समझने लगता है। वो उसके अंदर एक भावना आती है जो समाज से उसको अलग कर देती है। वो सोचता है कि मैं अधिकारी हूं, ये मेरे नीचे के लोग हैं। तो वो आम जनता को कुछ समझता ही नहीं है कि अहंकारी हो जाता है। उसके अंदर इसी भावना जो है, उसकी यही भावना जो है उसके अंदर निरंकुशता को जन्म देती है। तो ये नौकरशाह की आलोचना में कहा जाता है वेबर के कि वेबर का नौकरशाह जो है वो निरंकुश और अहंकारी हो जाता है। अगली आलोचना कहती है कि नौकरशाही में जो है लचीलेपन का अभाव होता है। नौकरशाह जो होते हैं वो रूढ़वादी प्रवृत्ति के होते हैं, बनी बनाई चीज़ों पर ही विश्वास करते हैं, कुछ परिवर्तन का विरोध करते हैं। और जबकि इस परिवर्तन जो है उस समय की मांग है, हर व्यक्ति में हो चाहे संगठन में हो, हर जगह परिवर्तन समय के साथ होना होगा, और जो परिवर्तित अपने आप को नहीं कर पाता है वो बिट जाता है। तो नौकरशाही में लचीलेपन का अभाव होता है, इसलिए भी नौकरशाही की आलोचना की जाती है। नौकरशाही में लाल फीताशाही पाई जाती है। मैंने बताया था कि लाल फीताशाही का मतलब है कि नौकरशाह जो है वो नियमों और प्रक्रियाओं से बंधे होते हैं। हर काम नियम और प्रक्रिया से होगा, और इसी प्रक्रिया नियम के चक्कर में इतनी देरी हो जाती है कि कार्य का वास्तविक महत्व ही समाप्त हो जाता है।
तो लाल फीताशाही का मतलब यही होता है कि नियमों और प्रक्रियाओं के कारण कार्य में इतनी देरी हो जाए कि कार्य का वास्तविक महत्व ही समाप्त हो जाए, तो उसे कहेंगे लाल फीताशाही है। और यही लाल फीताशाही मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। शक्ति का दुरुपयोग, नौकरशाह जो है अपने शक्ति का जो है जनहित में प्रयोग करना चाहिए इनको, लेकिन वास्तव में ये अपने शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। और ये आप सब जानते हैं कितना दुरुपयोग करते हैं, किस हद तक करते हैं। इसी कारण जो है नौकरशाह का जो आदर है, मान है, वो समाज में लोगों को, आम जनमानस की नज़रों में गिर गया है कि ये शक्ति का किस तरह से अपने दुरुपयोग करते हैं। किसी झूठे को ये बरी कर देंगे और सच्चे को आप फंसा सकते हैं। ये किस हद तक जा सकते हैं इसकी आप कल्पना कर लीजिएगा। अगला है कि विकासशील देशों के लिए अनुपयुक्त। वेबर की नौकरशाह की यह आलोचना फ्रेंड्स फ्रेडरिक रिक्स ने की है। इनका कहना था कि वेबर का जो नौकरशाही सिद्धांत है ये विकासशील देशों के लिए अनुपयुक्त है। उन्होंने कहा कि विकसित देशों में जो वहाँ के जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो अधिक शैक्षिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से अधिक दक्ष होते हैं, वो अधिक परिपक्व होते हैं, जबकि विकासशील देशों के जो राजनीतिज्ञ होते हैं उनमें आवश्यक योग्यता का अभाव होता है। भारत में बात करें तो भारत में नेता बनने के लिए आपको पढ़ा लिखा भी होना जरूरी नहीं है। तकनीकी दृष्टि की बात ही छोड़ दीजिए, आप शैक्षिक दृष्टि से भी अंगूठा छाप है तब भी बन सकते हैं, आप कोई भी पद प्राप्त कर सकते हैं नेता बन करके। तो वही कहा उन्होंने कि विकासशील देशों में जो नेता होते हैं इनके अंदर आवश्यक योग्यता का अभाव होता है, इसलिए विकसित देशों में तो हो सकता है कि वेबर की नौकरशाही सिद्धांत काम करे, लेकिन विकासशील देशों के लिए अनुपयुक्त है। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और कहा, रिक्स ने, उन्होंने कहा कि जो विकासशील देश होते हैं इस यहाँ पर जो है नौकरशाहों के ऊपर जो है वो राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप ज़्यादा होता है। नौकरशाहों के ऊपर ये लोग का दबाव, प्रेशर ज़्यादा होता है नेताओं का, जबकि विकसित देशों में ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो है विकासशील देशों के लिए वेबर का जो नौकरशाही सिद्धांत है वो अनुपयुक्त है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैक्स वेबर की इस आधार पर फ्रेंड्स आलोचना होती है कि यह उनके जो प्रणाली है, जो इनका नौकरशाही का प्रतिमान है वो बंद प्रणाली प्रतिमान है या एक मशीनी सिद्धांत है। इसका मतलब कि यहाँ पर नियमों और प्रक्रियाओं से ही सारे कार्य होते हैं। जैसे मशीन है, उसमें कोई प्रोग्राम फिट कर दिया जाए तो उसी प्रोग्राम के अनुसार वो कार्य करेगी, अपना विवेक तो लगाएगी नहीं। उसी तरह से नौकरशाह भी है, इनके नियमों कानूनों से बंधे होते हैं और अपने विवेक से नहीं बल्कि उसी प्रक्रियाओं के अनुसार इनको चलना होता है। इसीलिए इसको मशीनी सिद्धांत कहते हैं, इसीलिए इसको बंद प्रणाली प्रतिमान कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसीलिए देखिए क्रोजियर का एक स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर, वो स्टेटमेंट इसके परिप्रेक्ष्य में नहीं है। उन्होंने, क्रोजियर ने क्या कहा नौकरशाही की आलोचना करते हुए कि नौकरशाही से आशय ऐसे संगठन से है जो अपनी भूलों से भी शिक्षा ग्रहण नहीं करता है। तो इन्होंने शक्ति के दुरुपयोग के परिप्रेक्ष्य में कहा ये बार बार अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, अपनी गलती करते रहते हैं, भूल करते हैं, लेकिन बार बार उससे शिक्षा ग्रहण करने के बजाय वही गलती फिर दोहराते हैं। तो ये स्टेटमेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस आधार पर विभिन्न विद्वानों ने वेबर की नौकरशाही सिद्धांत की बड़ी आलोचना की है। लेकिन फ्रेंड्स इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि चाहे विकसित देश हो, विकासशील हो या विकसित देश हो, किसी ऐसी देश की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जहां पर नौकरशाही न हो। इसकी सबसे बड़ी सफलता यही आप मान लीजिए। अब बिना नौकरशाही के किस तरह से प्रशासन चलेगा ये भी कोई बता नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और उम्मीद करता हूं कि मैक्स वेबर का जो नौकरशाही सिद्धांत है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप कभी इस सिद्धांत को भूलेंगे नहीं और इससे जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे या जितने भी इसके पॉइंट्स हैं सबको बताने का प्रयास किया गया है। और निश्चित ही आप परीक्षा में जाएंगे तो ये जो आपका क्लास है ये आपको परीक्षा में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। यदि कहीं कोई आपको समस्या है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर आपको ये समस्या है, तो मैं आपकी समस्याओं का यथासंभव निदान करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।